हेलो दोस्तों, आपको एक और वीडियो में खुश आमदीद, जिसमें हम नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो आर्डिनेंस 1999 के सेक्शन 10 के मुतालिक रिसर्च करने जा रहे हैं और इस पर थॉरोली डिस्कस करेंगे, बाकायदा गुफ्तगू करेंगे। इसको समझने की कोशिश करेंगे कि सेक्शन 10 में जो पनिशमेंट्स बताई गई हैं पब्लिक ऑफिस होल्डर की जानिब से अगर करप्शन या करप्ट प्रैक्टिसेस की जाती हैं तो उस सूरत में इसका इतलाक़ किस तरह से होगा या फिर इसका तरीक़ेकार क्या होगा। अगर जुर्म साबित हो जाता है तो कितनी सज़ा होगी या इसका तरीक़ेकार कैसे होगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब को प्लीज़ लाजमी कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो मिल जाए या फिर मिलती रहे। तो डिस्कस करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जो कि सेक्शन 10 पनिशमेंट फॉर करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिसेस है। अगर कोई करप्शन या करप्ट प्रैक्टिसेस करता है तो उसकी सज़ा कुछ इस तरह से होगी कि a holder of public office or any other person who commits the offense of corruption and corrupt practices, अगर कोई सरकारी ओहदा या अवामी ओहदा रखने के बावजूद करप्शन को करता है, करप्शन का या करप्ट प्रैक्टिसेस करने का जुर्म करता है। अच्छा, यहाँ पर अवामी ओहदा रखने का मकसद के जो सरकार की तरफ से दिया गया हो, तो उस सिलसिले में अगर कोई करप्शन का जुर्म करता है तो शल बी पनिश्ड विथ रिगोरस इम्प्रिजनमेंट, तो उसको सख्त से सख्त तरीन सज़ा दी जाएगी फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड 14 ईयर्स, 14 साल के लिए कम से कम उसको सज़ा दी जाएगी, एंड विथ फाइन, और जुर्माना भी लगाया जाएगा, एंड सच ऑफ द असेट्स एंड पेक्यूनियरी रिसोर्सेज ऑफ सच होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस। इसके साथ ही उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा और उसके जो असासा जात होंगे जिसमें पेक्यूनियरी रिसोर्सेज मतलब अगर उसके पैसे मौजूद हैं या पैसे पकड़े जाते हैं ऑफ सच होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस, किसी भी सरकारी मुलाजमत या मुलाजमत का ओहदा रखने वाला, सरकारी ओहदा रखने वाला, और पर्सन एज आर जो बताए गए हैं फाउंड टू बी डिसप्रोपोर्शनेट टू द नॉन सोर्सेज ऑफ हिज इनकम, कि जिससे ये वाज़ेह हो जाता है कि उसके जो आमदनी के ज़राए हैं उसके अलावा उसके पास असासा जात या पैसे बरामद होते हैं, और विच आर अक्वायर्ड बाय मनी, या फिर जो पैसे देकर या पैसों के ज़रिए हासिल किए गए हैं, ऑब्टेन्ड थ्रू करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिसेस, या फिर करप्शन या करप्ट प्रैक्टिसेस के ज़रिए हासिल किए गए हैं, वेदर इन हिज नेम, चाहे उसके नाम पर हो, और इन द नेम ऑफ एनी ऑफ हिज डिपेंडेंट्स, या फिर उसके किसी भी जो अफराद हैं उनके नाम पर मुश्तमिल हो, और बेनामीदार्स या चाहे बेनामीदार्स हो, शल बी फॉरफिटेड टू द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, के उसको जब्त किया जाएगा मुतालिका हुकूमत की जानिब से, और द कंसर्न बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एज द केस में भी, या तो बैंक के ज़रिए मुंजमद किए जाएंगे या फिर किसी दूसरे फाइनेंशियल मालियाती इदारे की जानिब से जब्त किए जाएंगे। B. The offences specified in the schedule to this ordinance shall be punishable in the manner specified therein. अगर कोई जुर्म बताए गए हैं या साबित हो जाते हैं तो जो इस शेड्यूल के मुताबिक बताए गए हैं उसी तरीक़ेकार फिर सज़ा दी जाएगी। अब शेड्यूल में बताया गया है कि अगर कोई जुर्म करता है तो उसकी सज़ा कितनी होगी या उसका पूरा तरीक़ेकार शेड्यूल में बताया गया है, जिसको हम एंड मतलब लास्ट में डिस्कस करेंगे। सी. द फेडरल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट अमेंड द शेड्यूल सो एज टू एड एनी एंट्री देयर टू और मोडिफाई और ओमिट एनी एंट्री देयर। वफाकी हुकूमत चाहे तो नोटिफिकेशन के ज़रिए सरकारी गजेट में शेड्यूल को अमेंड कर सकती है, तब्दील कर सकती है, उसमें किसी भी किस्म की एंट्री शामिल करने के लिए, उसको ओमिट मतलब ख़त्म करने के लिए या फिर उसमें तब्दीली लाने के लिए, तो ये वफाकी हुकूमत का एक अख्तियार होगा। डी. नॉट विथ स्टैंडिंग एनी थिंग टू द कंट्रेरी कंटेंट इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स
An accused convicted by the courts of an offence under this ordinance shall not be entitled to any remission in his sentence. अगर किसी भी अदालत की जानिब से सज़ा याफ्ता मुजरिम साबित हो जाता है तो उसको सज़ा में कमी नहीं दी जाएगी किसी भी तरीके से। अब इसमें बाकायदा एक तरीक़ेकार बताया गया है सेक्शन 10 में कि अगर कोई करप्शन मतलब कोई गैरकानूनी तरीके से असासा जात हासिल करता है, पैसे बनाता है, या जो भी करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिसेस जो पिछली वीडियो में हमने बेस किए करता है तो उसको 14 साल की सज़ा होगी, 14 ईयर्स की। उसके साथ ही उस पर जुर्माना भी होगा अगर किसी के ऊपर करप्शन या करप्ट प्रैक्टिसेस साबित हो जाती है तो उसके जो असासा जाते हैं वो भी जब्त किए जाएंगे। मैं नहीं समझता कि इसको हमें मज़ीद डिस्कस करने की ज़रूरत है। अगर आपको किसी भी किस्म की रहनुमाई या मज़ीद बेस करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और आज भी इस वीडियो में हम जो पिछली वीडियो में हमने सवाल रेज़ किया था हमसे इरफान सुमरो साहब हैं जो साहब चैनल को फॉलो करते हैं, और उन्होंने हमारी पिछली वीडियो में बाकायदा एक सवाल किया हुआ है, पूछ रहे हैं कि सर नेब को किस तरह से पब्लिक हुकूमतें किस तरह से अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करती है। तो इस सवाल का जवाब कुछ इस तरह से मैं समझता हूँ कि होना चाहिए कि अगर जो वफाकी हुकूमत, हालांकि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस एक अलहदा एक कानून है जिसके ज़रिए एक इदारा बनाया गया है, और ये जेनेवा कन्वेंशंस के ज़रिए कि हर मुल्क अपने जो कौमी इदारे हैं उनका एहतसाब करेगा, एक कानून है, एक कन्वेंशन मौजूद है जिसको फॉलो करते हुए पाकिस्तान ने भी जेनेवा कन्वेंशन एडॉप्ट किया और 1999 में बाकायदा एक करप्शन के रोकथाम के लिए कानून साजी की जिसमें नेब का इदारा कायम किया गया, एहतसाब का इदारा। इससे पहले ये रिस्पॉन्सिबिलिटी FIA की हुआ करती थी, FIA, और उसके अलावा जो दूसरे इदारे थे वो काम करते थे। फिर बाद में एक स्पेशल नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस के ज़रिए नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो मुतारफ़ करवाया गया जो कि करप्शन के जो मामला थे, करप्ट प्रैक्टिसेस के मामला देखता था, लुक आफ्टर करता है। बल्कि अब ये किस तरह से अपने मफाद के लिए इस्तेमाल होती हैं, तो इसका जवाब इस तरह से होगा कि जो वफाकी हुकूमत चेयरमैन नेब मुकर्रर करती है, सदर भर्ती करता है जो वफाकी हुकूमत की मुशावरत से, तो जाहिर सी बात है, एक समझने की बात है कि अगर जो एक नुमाइंदा या चेयरमैन इदारे का बनाया जा रहा है सदर की जानिब से, मौजूदा हुकूमत की जानिब से, तो वो उस मौजूदा हुकूमत के मातहत काम कर रहा है, और वो उसके जो अख्तियारात हैं वो अगर क्लिप करना चाहें या उस इस्तेमाल करना चाहें तो उसको डायरेक्शन दे देते हैं, या फिर ब्लैकमेल या दूसरे ज़राए से बाकायदा उनसे काम लेने की फिर कोशिश करते हैं। मैं ये कतन भी नहीं कहता कि हर हुकूमत या हर इदारा या हर शख्सियत या हर सियासी जमात इस तरह से ही करती है, लेकिन नेब को बाज़ औक़ात पर्सनल ज़राए, पर्सनल फ़वाइद हासिल करने के लिए भी इस्तेमाल किया गया है। अब जिस तरह से आप देखें कि इमरान खान की हुकूमत में जो नून लीग के करप्शन के इल्ज़ामात मुकदमात पीपल्स पार्टी के या दूसरी जमातों के, उनके ख़िलाफ़ बाकायदा मुकदमात चले और फिर वहाँ से रिकवरी भी हुई, बाकायदा से रिकवरी हुई, जिसके स्टेटिस्टिक्स आप चाहें तो विकीपीडिया या दूसरे ज़राए से या नेब की वेबसाइट से हासिल कर सकते हैं। तो वहाँ से साबित होता है कि ये जो पिछली हुकूमतें हैं जो इक़्तिदार में रही, उन्होंने जमकर करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिसेस की, और उनसे जो पैसे असासाजात बरामद हुए वो बिल्कुल गलत ज़राए से हासिल किए गए थे। अब आते हैं कि मौजूदा हुकूमत की जानिब से जो चेयरमैन नेब मुकर्रर किया गया है, PDM हुकूमत, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो जो अभी मौजूदा चेयरमैन नेब हैं इसके नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के, तो उन्होंने जानबूझकर इमरान खान के ख़िलाफ़, अच्छा मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि मैं इमरान खान को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है उसके मुतालिक बात करना चाहता हूँ कि नेब किस तरह से एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होती है। तो इसमें बाज़ औक़ात सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, सुप्रीम कोर्ट की भी डायरेक्शन से बयान है
اسٹیٹمنٹ ہے کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے نیب استعمال ہو رہی ہے. تو اس بات کو مزید تقویت اس بات سے ملتی ہے کہ ابھی جو کرنٹ چیئرمین نیب ہیں انہوں نے احتساب عدالتوں میں مقدمات جو پڑے تھے کہ سیاسی شخصیات سیاسی پارٹیوں کے تو وہ ختم ہو گئے، اور اس کے علاوہ عمران خان کے خلاف ہیلی کاپٹر کا ایک مقدمہ بنانے کی کوشش کی گئی، حالانکہ وہ بنتا نہیں ہے. اچھا، میں یہاں پر عمران خان کی ایک بات بتاتا چلوں کہ عمران خان کو 2019 یا کوئی 18 یا 19 انگلینڈ میں ورلڈ کپ ہو رہا تھا، 2000 جو انڈیا میں جو T20 ورلڈ کپ ہوا تھا، پتہ نہیں 2016 یا 18 میں تھا. تو اس میں انڈیا کی جانب سے ہندوستان کی جو BCCI ہے اس نے عمران خان کو آفر کی تھی کہ آپ انڈیا پاکستان کی میچ کے دوران کمنٹری کریں تو آپ کو 1 منٹ کی کمنٹری کے عوض 1 کروڑ روپیہ دیا جائے گا. اب اس بات سے اندازہ لگائیں کہ عمران خان کی ورتھ کتنی ہے. وہ باقاعدہ محنت سے اپنا پیسہ حاصل کرتے ہیں اور کرکٹر بھی ہیں، پڑھے لکھے ہیں، اور نوجوانوں کے ساتھ ان کی لگن یا نوجوانوں کا عمران خان کے ساتھ لگن ثابت کرتی ہے کہ عمران خان نہ صرف پاپولر ایک مشہور شخصیت ہیں بلکہ وہ قوم کی خدمات کے لیے بھی کام کر رہے تھے. ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ وہ پرفیکٹ نہیں ہے، ان کی جانب سے کمی پیشی رہ گئی تھی. بہرحال جو میں لاڑکانہ کی جو حالت دیکھتا ہوں مجھے افسوس ہوتا ہے اور خون کے آنسو نکلتے ہیں کہ آپ لاہور اور لاڑکانہ کا توازن کریں تو آپ دیکھیں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ لاڑکانہ میں تباہی مچی ہوئی ہے. نہ گیس ہے، نہ پینے کا صاف پانی ہے، اور بجلی تو بالکل بھی نہیں. اور اس کے علاوہ آپ روڈ پر نکلیں تو دھول مٹی میں آپ بالکل گندے میلے ہو جائیں گے. اس کی نسبت آپ لاہور کے لیے نکلیں تو آپ کو ایک باقاعدہ بہترین صاف ستھرا لاہور، اچھی جگہ ملے گی آپ کو، اور وہاں پر بجلی بھی بالکل ہوتی ہے، گیس ملتی ہے. حالانکہ سندھ میں گیس بھی نکلتی ہے لیکن لاڑکانہ میں آپ کو گیس بمشکل سے ملے گی، اور لاہور میں آپ کو ملے یا نہ ملے اس کے لیے تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن وہاں بجلی آپ کو ملے گی لاہور میں، اور لاڑکانہ میں بجلی نہیں ملے گی. لاڑکانہ پیپلز پارٹی کا گڑھ ہے. مجھے افسوس ہوتا ہے، اور یہ میں نہ صرف اس ویڈیو میں بلکہ ہر جو ایک مقام میں فورم میں وہاں پر کہنے کے لیے تیار ہوں کہ پیپلز پارٹی کی حکومت نے لاڑکانہ کو تباہ کیا ہے، لاڑکانہ کو تباہ کیا ہے، لاڑکانہ کو تباہ کیا ہے، اور میں اس کو بالکل ریجیکٹ کرتا ہوں. تو بڑھتے ہیں آگے اور اس ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں یہاں پر، کیونکہ میں تھوڑا اس معاملے میں زیادہ نہیں جانا چاہتا کہ پیپلز پارٹی کے جو اچھے یا برے کام ہیں وہ ان کو سپورٹ یا ان کو خراب کروں میں. لیکن لاڑکانہ کی حالت کے لحاظ سے تھوڑا بہت جذباتی ہو گیا ہوں، اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جو انہوں نے حشر کیا لاڑکانہ کا، تو اللہ کرے کہ پیپلز پارٹی کا بھی ایسا ہی حشر ہو. اس ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں اور ملتے ہیں آنے والی اگلی ویڈیو میں. تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں.